चैप्टर नंबर 3B का रिवीजन कर रहे हैं, 100% इधर ध्यान और कंसंट्रेशन, ठीक है। फटाफट एकदम है ना चैप्टर नंबर 3B का रिवीजन कर लेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 3B रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क, किससे स्टार्ट होगा ध्यान देना, एसए 330। एसए 330 किसके बारे में बताता, ऑडिटर रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क। मैंने तुमको बताया था ये चैप्टर में दो चीजें पढ़ने वाले, एक टीओडी टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल, या फिर डिटेल में बताओ तो ये चैप्टर में पढ़ने वाले थे अपन क्या, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सब्सटैंटिव प्रोसीजर के दो पार्ट थे, एक टेस्ट ऑफ डिटेल और सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। बोलो याद आया क्या? यस। अच्छा ये चैप्टर में ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सबसे पहले था क्या करना, किस लिए करना, किस लिए करना है, फॉर असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अच्छा कैसे करेंगे, थ्रू डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। बोले बताए क्या, यानी क्या ऑब्जेक्टिव हो गया ऑडिटर, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फॉर असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। बोले बताए क्या? यस। अच्छा इसमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी थी, देखो तीन चीजें थी। एक तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल वाला रिस्क, असर्शन लेवल वाला रिस्क, और एट द एंड ऑडिटर ने क्या कंसीडर करना चाहिए, रोमम को कंसीडर करना चाहिए। याद दिलाया था क्या? यस। अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल वाला रिस्क है तो अपन क्या करते थे, चेंज इन ऑडिट स्ट्रेटेजी करते थे, यानी पूरा का पूरा यहाँ पे इन्होंने कैसे बोला, डिजाइन एंड इंप्लीमेंट ओवरऑल रिस्पॉन्स टू एड्रेस रोमम एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। अच्छा अगर असर्शन वाला रिस्क तो अपन क्या चेंज करते थे, एंटी ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। यहाँ पे भी इन्होंने क्या बोला, डिजाइन एंड परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, एंटी इज बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ रोमम एट असर्शन लेवल। और थर्ड बात, जनरल बात अपने को बताई थी, ऑडिटर ने क्या रोमम कंसीडर करना चाहिए क्या फैब डिजाइन करते टाइम। यस। अच्छा टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल में सबसे पहले क्या देखेंगे, इंटरनल कंट्रोल कैसा रहना मेरे को बताओ, कैपेबल ऑफ पीडीसी, बराबर है क्या, मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट डिटेक्ट करने के कैपेबल रहना चाहिए। तो सबसे पहले टेस्टिंग में भी यही देखेंगे, इंटरनल टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल मतलब क्या, प्रोसीजर टू इवैल्यूएट वेदर इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब अच्छे से इफेक्टिवली मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट डिटेक्ट कर रहा है या नहीं, ये कहां पे देखेंगे अपन, टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल में। अच्छा कब कब करेंगे, वाई एंड व्हेन, वाई करेंगे क्यों, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस व्हेन, दो केसेस थे बोलो, व्हेन सबसे पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल कब करता मैं, जब कंट्रोल्स अच्छे लग रहे, व्हेन कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। दूसरा कब करता, जब सब्सटैंटिव प्रोसीजर नॉट प्रोवाइडिंग एसए, कब होता जनरली ऐसा, कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट वाले कंपनीज में होता क्या ऐसा, यस, जहाँ पे एसपी नॉट प्रोवाइडिंग एसए, वहां पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, यानी दो जगह पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल मैं करूंगा। अच्छा तीसरी जगह यहाँ पे लिखी हुई नहीं है पर मैंने बताया था, लॉज एंड रेगुलेशन बोलता तो मेरे को टीओसी करना पड़ेगा क्या, बोलो रे यस। अच्छा एमसीक्यू क्रॉस, कौन सा मोर परवेसिव एविडेंस कब चाहिए रहेंगे, जब इंटरनल कंट्रोल में रिलाई कर रहे या जब इंटरनल कंट्रोल में रिलाई नहीं कर रहे, जब इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई कर रहे तो एविडेंस मोर परवेसिव चाहिए कवरिंग ऑल आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी कंट्रोल पे रिलाई कर रहे, डिटेल में टेस्टिंग नहीं किए, लेकिन डिटेल में टेस्टिंग नहीं किए तो इंटरनल कंट्रोल के परवेसिव एविडेंस नहीं भी मिले तो चलेगा क्या, यस। अच्छा कब एसपी और टीओसी दोनों करेंगे, जब एसपी नॉट प्रोवाइडिंग एसए, बोले बराबर है क्या, यस। अच्छा उसके बाद नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, अब सबसे पहले कौन से एक्सटेंट तक, इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑडिटर शाल, अब एक मैंने तुमको बताया था कॉम्बिनेशन है जो सबसे इफेक्टिव आउटकम देगा मेरे को टेस्ट ऑफ कंट्रोल का, क्या है, अदर ऑडिट प्रोसीजर प्लस इंक्वायरी, बोले बने क्या, यानी क्या करूंगा मैं, परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर प्लस इंक्वायरी टू ऑब्टेन एविडेंस अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में पता लगाने के लिए कौन सा करूंगा, अदर ऑडिट प्रोसीजर प्लस इंक्वायरी। अच्छा इसमें आगे क्रक्स भी बताया था, अदर ऑडिट प्रोसीजर प्लस इंक्वायरी या ऑब्जर्वेशन प्लस अदर ऑडिट प्रोसीजर, कौन सा बेटर मेरे को देगा, इंक्वायरी, बोले बने यहाँ नीचे पढ़े थे याद आएगा, देखो इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन मोर अश्योरेंस देन इंक्वायरी प्लस ऑब्जर्वेशन, बोले बने क्या, यस। अच्छा लेकिन कहाँ पे ऑब्जर्वेशन वाला ही काम आएगा, जहाँ पे पॉइंट एविडेंस चाहिए वहां पे इंक्वायरी प्लस ऑब्जर्वेशन काम आएगा क्या, बोलो रे यस। अच्छा इंक्वायरी अलोन सफिशिएंट होगी क्या मेरे लिए, नहीं, बोलो बराबर क्या। अच्छा जब भी कर रहे अदर ऑडिट प्रोसीजर प्लस इंक्वायरी, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, सबसे पहले तीन चीजें थी, एक तो हाउ इंटरनल कंट्रोल अप्लाइड एट रिलेवेंट टाइम कंसिस्टेंटली, और बाय होम एंड बाय व्हाट, याद आया क्या, बोलो रे यस। जैसे दिवाली है, दिवाली मेरे लिए रिलेवेंट टाइम है, वो टाइम पे कंट्रोल कैसे लगा। दूसरा क्या है, क्या हर टाइम कंसिस्टेंसी से लग रहा है या नहीं, या सिर्फ दिवाली पे ही कंट्रोल लग रहा, और कैसे और कौन से एम्प्लॉय ने कंट्रोल अप्लाई किए हैं, बोलो बराबर है क्या।
नेक्स्ट पॉइंट क्या था, अगर मेरा कंट्रोल जिसको मैं टेस्ट कर रहा हूं वो डिपेंड करता कोई अदर कंट्रोल पे, तो क्या मेरे को इनडायरेक्ट कंट्रोल भी टेस्ट करने पड़ेंगे क्या, बोलो रे यस वही बोला, कंट्रोल टेस्टेड डिपेंड अपॉन द अदर कंट्रोल, टेस्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल्स आल्सो, जैसे सेल्स का कंट्रोल डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर को भी चेक करना पड़ेगा क्या मेरे को, बोलो रे यस। अच्छा अच्छा, कौन से टाइप ऑफ प्रोसीजर फॉलो करना किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ एविडेंस, एविडेंस जैसा चाहिए उस तरीके से क्या लगाऊंगा मैं, प्रोसीजर्स टू टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाऊंगा, बोलो बराबर है क्या। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, मैटर्स टू बी कंसीडर इन डिटरमाइनिंग एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कौन से एक्सटेंट तक टेस्ट ऑफ कंट्रोल करो, इसके लिए कौन से मैटर ध्यान रखना है, बहुत इजी आंसर था, याद था। सबसे पहले क्या था, फ्रीक्वेंसी, कोई कंट्रोल की मैं क्या चेक करूंगा, फ्रीक्वेंसी, अगर कोई कंट्रोल बहुत फ्रीक्वेंट है, जैसे सेल का कंट्रोल बहुत फ्रीक्वेंट है लेकिन इन्वेंट्री काउंटिंग साल में 2 बार 4 बार होगा, तो मेरे लिए कौन सा रिलेवेंट रहेगा, जो फ्रीक्वेंट है, मतलब जो रेगुलर बेसिस पे काम कर रहा है। लेंथ ऑफ टाइम, एक कंट्रोल मेरे साथ साल में 12 महीने, एक कंट्रोल सिर्फ 2 महीने, कौन सा टेस्ट करूं, जो साल भर काम कर रहा था, यानी लेंथ ऑफ टाइम मैटर करेगा क्या, यस। उसके बाद क्या, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, डेविएशन मतलब क्या, मैंने तुमको बताया मिसस्टेटमेंट का दूसरा वर्ड क्या है, डेविएशन। ये चैप्टर में हर जगह अपन मिसस्टेटमेंट की जगह क्या वर्ड यूज करें, डेविएशन, डेविएशन, जहां पे मिसस्टेटमेंट ज्यादा वहां पे टेस्टिंग ज्यादा, बराबर है, यानी जहां पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ज्यादा वहां पे टेस्टिंग ज्यादा, बराबर है। उसके बाद रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, जहां पे मेरे लिए रिलेवेंट है या जिस जो कंट्रोल के ऊपर मैं रिलाई कर रहा हूँ वो ज्यादा टेस्ट करना पड़ेगा क्या, यस। जैसे रेवेन्यू कंट्रोल मेरे लिए ज्यादा रिलेवेंट रहेगा, लेकिन क्लीनलीनेस कंट्रोल मेरे लिए ज्यादा रिलेवेंट रहेगा क्या, नहीं। लास्ट का, एक्सटेंड टू विच ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड, जब तक ऐसे ही नहीं मिले तब तक क्या करते रहो, जब तक ऐसे ही नहीं मिलते तब तक टीओसी करते रहो। अच्छा, टाइमिंग ऑफ टीओसी, कब, या तो पर्टिकुलर टाइम या थ्रू आउट द पीरियड, बोलो बने क्या, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जैसे इन्वेंट्री काउंटिंग में या थ्रू आउट द पीरियड मतलब कंटिन्यू करता रहेगा, बोलो बराबर है क्या, यस। अच्छा, ऑडिटर शैल टेस्ट द कंट्रोल सो दैट ही कैन गेट अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर हिज रिलायंस ऑन द इंटरनल कंट्रोल, ऑडिटर ने टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्यों करना है, ताकि पता लगा सके भाई अपन कंट्रोल पे रिलाई कर सकते या नहीं, बोलो बराबर है क्या, यस। अच्छा, कुछ जगह पे एट पॉइंट जरूरी है, जैसे कि मैं फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग का कंट्रोल टेस्ट करा तो वहां पे एट पॉइंट ही जरूरी है क्या, कुछ जगह पे ओवर द पीरियड लगेगा, मतलब मेरे को साल भर का लगेगा, जैसे सेल्स रेवेन्यू रिकॉग्निशन वाले क्या साल भर लगते रहेंगे क्या, बोलो रे यस, तो मेरे को साल भर का ही डिटेल्स चाहिए रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, देखो, यूजिंग द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस ऑडिट, अगर मैंने प्रीवियस ऑडिट में टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया तो वो टाइम के एविडेंस क्या मैं आज रेफर कर सकता हूं क्या, ये क्वेश्चन मार्क है। तो इसका आंसर यहाँ पे अपन देखने वाले, ध्यान देना। सबसे पहले क्या चेक करना था, देखो ध्यान दो, इसमें मैंने तुमको शॉर्टकट बताया था, क्या शॉर्टकट बताया था, ECI, याद आया क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चेंजिंग रोमम की वजह से सरकमस्टांसेस चेंज हो गए, बोलो बराबर है क्या, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट डेविएशन आए, इसलिए पर्सनल में सिग्निफिकेंट चेंजेस करने पड़े। ई से क्या था, इफेक्टिवनेस ऑफ अदर एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, अदर एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल मतलब कहां पड़े, कंट्रोल इन्वायरमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग, ये कंपोनेंट अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, अगर ये कंपोनेंट पिछले साल भी अच्छे थे तो इस साल भी अच्छे होंगे, बोलो बराबर है। उसके बाद क्या है, रिस्क अराइजिंग, सी से क्या था, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक देखना है, कंट्रोल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अगर कंट्रोल मैनुअल वाले तो इस साल भी टेस्ट करने पड़ेंगे क्योंकि इस साल गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अगर कंट्रोल आईटी बेस्ड है तो ऐसा हो सकता है पिछले साल सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा था, इस साल भी सिस्टम प्रॉपर वर्क करेगा, यानी मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा, कंट्रोल की कैरेक्टरिस्टिक प्रीवियस ईयर के ऑडिट एविडेंस यूज करने के पहले। उसके बाद इफेक्टिवनेस ऑफ जर्नल आईटी कंट्रोल, मैंने तुमको बताया था दो रहते हैं, एक तो एप्लीकेशन बेस्ड कंट्रोल और जर्नल आईटी कंट्रोल, यहाँ पे किसकी बात किया, जनरल आईटी कंट्रोल, जनरल आईटी कंट्रोल पिछले साल ठीक से काम कर रहे थे या नहीं, अगर पिछले साल ठीक से काम कर रहे तो अपन असम करते कि भाई इस साल भी ठीक से काम कर रहे रहेंगे। डेविएशन इन प्रीवियस ऑडिट, प्रीवियस ऑडिट में बहुत सारे मिसस्टेटमेंट्स है, तो क्या करंट ऑडिट में भी मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है क्या, यस, फिर से टेस्ट करना पड़ेगा क्या, यस। या फिर पिछले साल जो पर्सनल थे जिसके ऊपर मेरे को भरोसा था, इस साल वो पूरे एम्प्लॉइज ही चेंज हो गए, फिर से टेस्ट करना पड़ेगा क्या, यस। अच्छा, अगर कोई भी सरकमस्टांस चेंज हुआ, जैसे पहले मैं फिजिकल सेल करता था, अब ऑनलाइन सेल करता था, अब कंट्रोल चेंज हुआ, तो क्या कंट्रोल की टेस्टिंग वापस से जरूरी है क्या, यस। और लास्ट क्या है, रोमम एंड एक्सटेंड ऑन रिलायंस ऑन कंट्रोल, अगर रोमम ज्यादा तो ऑब्वियसली टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी, मैं प्रीवियस ऑडिट पे रिलाई नहीं कर सकता, बोलो बने क्या, ये क्या बड़े अपन फैक्टर्स या मैटर्स टू बी कंसीडर्ड, कब, जब ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इन प्रीवियस ऑडिट मेरे को यूज करना है, बोलो बराबर है क्या, ठीक है। फिर
इवेल्युएटिंग ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल के देखते टाइम क्या देखना पड़ेगा मेरे को, इंटरनल कंट्रोल डिजाइन ऑपरेटिंग एज कंटेम्पलेटेड इन द प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ रिस्क, मतलब क्या रिजल्ट ऑफ टीओसी मेरे को इवेल्युएट करना है, क्या मैंने जैसा सोचा था वैसा ही काम कर रहा है या नहीं, अगर वैसा ही काम नहीं कर रहा, डेविएशन है तो डेविएशन को इवेल्युएट करो, बोलो बरोबर है क्या, यस। अच्छा, मे लीड टू द रिवीजन ऑफ असेस लेवल ऑफ कंट्रोल रिस्क। अब एक बात बता, मैंने इसके एक और चीज के पॉइंट के साथ लिंक किया था क्या, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग को एक पर्टिकुलर करते हैं पूरे ऑडिट के टाइम, थ्रू आउट द ऑडिट, मतलब यानी मेरे को टेस्ट ऑफ कंट्रोल के टाइम पे लगा यार कंट्रोल रिस्क बहुत ज्यादा है, तो क्या मैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स भी करूंगा क्या, यस देखो वही बोला हुआ है, मॉडिफाई नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, बोलो बराबर है क्या, यस और नो, यस। अच्छा, बहुत बार सब्सटैंटिव प्रोसीजर इंडिकेट कंट्रोल्स आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, तो मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है क्या, यस। लेकिन एक बात है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर से पता लगा कि कंट्रोल्स इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, फिर भी इसका मतलब ये है क्या मिसस्टेटमेंट नहीं होगी, जरूरी नहीं है। अगर कंट्रोल से इफेक्टिवली काम कर रहे हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर से पता लगा, स्टिल देयर कुड बी द मिसस्टेटमेंट, बोलो बराबर है क्या। अच्छा, मिसस्टेटमेंट डिसाइडेड थ्रू सब्सटैंटिव प्रोसीजर स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर दैट कंट्रोल में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, अगर सब्सटैंटिव प्रोसीजर में ही गड़बड़ मिली तो कंट्रोल ठीक से काम करेगा, नहीं करे, बोलो बराबर है क्या, यस। अच्छा, तब फिर ऑडिटर ने क्या क्या स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी चाहिए, सबसे पहले when deviation or errors, ऑडिटर क्या स्पेसिफिक इंक्वायरी करेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल प्रोवाइड अप्रोप्रिएट बेसिस, टेस्ट ऑफ कंट्रोल से मेरे को बेसिस फॉर ओपिनियन मिलेगा, एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल करो, और पोटेंशियल रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट है तो क्या करेंगे, सब्सटैंटिव प्रोसीजर करूंगा। जैसे कंट्रोल से पता लगा कंट्रोल टेस्ट कर रहा हर जगह गड़बड़ मिल रही, कंट्रोल टेस्ट कर रहा हर जगह गड़बड़ मिल रही, क्या करूंगा, बोलो क्या करूंगा, सब्सटैंटिव प्रोसीजर, कंट्रोल टेस्ट कर रहा हर जगह गड़बड़ मिली, क्या टेस्ट करूंगा, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स करूंगा, बोलो बराबर है क्या, यस। अच्छा, टेस्ट ऑफ डिटेल, सब्सटैंटिव प्रोसीजर में दो ही पार्ट थे, कौन सा, एक तो टेस्ट ऑफ डिटेल और सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, सैप एंड टीओडी दो अलग अलग बताया था, याद आया क्या, यस। सैप में अपन क्या करते हैं, इवैल्यूएट करेंगे कौन सा, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, देखो एनालिटिकल प्रोसीजर में याद आया तो अपन डिटेल में एनालिसिस करने वाले, लेकिन टेस्ट ऑफ डिटेल में वाउचिंग वेरिफिकेशन, याद आएगा किसका वाउचिंग वेरिफिकेशन, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन या फिर डिस्क्लोजर का, बोलो बराबर है क्या, यस। लेकिन सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या करूंगा, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को एनालिसिस करो, कौन से रिलेशनशिप, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा के, और एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, नंबर ऑफ सैलरी को किससे कंपेयर करूंगा, अमाउंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉय से नंबर अमाउंट ऑफ सैलरी को कंपेयर करके निकालूंगा भाई करेक्ट है या नहीं, अगर नहीं है कहीं पे भी गड़बड़ मिल रही तो गड़बड़ को क्या करूंगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशंस और रिलेशन विच आर इनकंसिस्टेंट, बोलो बराबर है क्या। अच्छा, एसएपी सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कहाँ पे लगाऊंगा, जो रूटीन ट्रांजैक्शन लार्ज नंबर में हो रहे हैं या जो कभी तो भी हुआ, जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है वही लगाऊंगा। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे नहीं लगा सकता, लेकिन सेल पे सैप लगा सकता क्या, यस। उसके बाद डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग सब्सटैंटिव प्रोसीजर, अब सब्सटैंटिव प्रोसीजर को करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द असेस्ड अमाउंट ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म सब्सटैंटिव प्रोसीजर ऑफ मटेरियल, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर, मतलब क्या, जहां पे भी मेरे लिए मटेरियल, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर है, क्या वहां पे मेरे को कंपलसरी एसपी करना चाहिए क्या, यस। लेकिन मैं ऑडिटर क्या करे, एसपी में भी दो बातें थी, क्या था, सैप और तोड़, यहाँ तो ओनली सैप कर ले या ओनली टीओडी या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बोलो बराबर है क्या, यस। अच्छा, इसमें मैंने असर्शन वाइज बताया था, अगर दो तरीके के असर्शन याद आएगा, एग्जिस्टेंस एंड ऑकरेंस, इसमें क्या करूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आइटम लूंगा, चेक करूंगा वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, ऑकर करता है या नहीं, यानी देखो सेलेक्ट आइटम ऑफ एफएस एंड ऑब्टेन रिलेवेंट एविडेंस। दूसरे केस में क्या करूंगा, जहां पे कंप्लीटनेस असर्शन चेक करना है, मैं वहां पे बाहर से आइटम सेलेक्ट कर रहा और चेक कर रहा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है या नहीं है। इसका एग्जांपल दिया था, बुक्स में कोई एसेट है या रियल में नहीं है, मतलब एग्जिस्टेंस एंड ऑकरेंस। अच्छा, एसेट का इनवॉइस मिला, एसेट है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं हुआ, बोले बराबर है क्या, यस। अच्छा, एसपी एंड रिजल्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, जो भी आया सब्सटैंटिव प्रोसीजर रिजल्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इट विल डिपेंड अपॉन क्या, रिजल्ट ऑफ टीओसी, कौन कितना डिटेल में एसपी करूं, अगर कंट्रोल सेटिस्फैक्टरी थे तो मेरे को एसपी डिटेल में करना पड़ेगा क्या,
नहीं, लेकिन अगर कंट्रोल ही अनसेटिस्फैक्ट्री है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स बढ़ाने पड़ेंगे। बोलो बना रहे क्या? अगेन टेस्टिंग ऑफ टीओडी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सैंपल साइज विच इज मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। मेरे लिए सैंपल साइज अलग रह सकता, किसी और के लिए सैंपल साइज अलग रहेगा। यहाँ पे क्या लगाएंगे? सेलेक्टिव मीन्स ऑफ टेस्टिंग। अब जैसे कंट्रोल वीक है तो टेस्ट ऑफ डिटेल ज्यादा करना है, सैंपल साइज बड़ा रहेगा। कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, टेस्ट ऑफ डिटेल कम करना है, सैंपल साइज कम रख सकता। बोलो बना रहे क्या? यस। अच्छा, इसमें एक और पढ़े थे पॉइंट, एक और पॉइंट क्या पढ़े थे? आईएफसी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। कहाँ पे लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में लिखा हुआ है, जो बोलता था रिलायबल रहना चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिवनेस एंड ऑपरेशन टेस्ट करो, कंपेरेबल कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन होना चाहिए, एसेट का सेफगार्डिंग एंड प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। अच्छा, इसमें कुछ लोगों के बारे में बोला, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके बारे में? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में बताना। अच्छा, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कौन से कंपनीज को लगेंगे? सबको, लेकिन इनको छोड़ के। किसको? 1% कंपनी को छोड़ के, और ऐसी कोई कंपनी जिसका टर्नओवर 50 से कम और बोराइंग्स 25 से कम। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा, उसके बाद ऑडिट कमेटी ने भी किसके बारे में लिखना? आईएफसी के बारे में लिखना चाहिए। और किसने लिखना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने। अच्छा, आईएफसी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर। ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर सिर्फ इवैल्यूएट करेगा, डिजाइन एंड इंप्लीमेंट कौन करने वाला है? मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर्स। बोलो बराबर है क्या? जमा। यहाँ पे अपना एक और मेजॉरिटी चैप्टर खत्म हुआ। चैप्टर कौन सा? 3B, रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क।